पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स के अंदर जॉन रॉल्स के द्वारा जस्टिस की थ्योरीज दी गई है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जॉन रॉल्स ने जस्टिस के बारे में क्या कहा है, आखिर न्याय का मतलब क्या होता है। आज प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस टॉपिक को मैं आपको पूरे हलवे की तरह समझाने वाला हूँ और एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्त, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं न्याय का मतलब क्या होता है। आपका हक मिल जाना, मुझको मेरा हक मिल जाना, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको ठीक करके देना। क्योंकि जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को किसी और ने अपने नाम करवा लिया है, लेकिन वो है नहीं उसकी, वो है तो आपकी ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ अन्याय हुआ है और जस्टिस आपको तब मिलेगा जब कानूनी रूप से आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाएगी। दैट मीन्स कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर आपका जो अधिकार है, जो आपके पास राइट्स है, अगर उस राइट्स का किसी भी तरीके से वॉयलेंस होता है तो इसका मतलब है आपके साथ अन्याय हुआ है। तो न्याय किसे कहते हैं, चलिए पहले आपको मैं दो तरीके से बताता हूँ। जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ ठीक व्यवहार करना। अब इसके लिए हमारी जुडिशरी है, कानून व्यवस्था है, लीगलिटी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठी हुई है भाई यहाँ पे। जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए ठीक ट्रीटमेंट करना, उनके राइट्स के लिए जो उनका वॉयलेंस हुआ है उनको सही से उपलब्ध करवाना। पहला तो ये होता है। और दूसरा होता है जिन्होंने गलत किया है उनको उचित दंड देना। यही न्याय की एक सच्ची धारणा है। जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ ठीक व्यवहार करना, उसको उचित न्याय दिलवाना, और जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट देना। अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो समझ लो जस्टिस हुई है। लेकिन आज क्या होता है, जिसके साथ गलत हुआ है वो जब कोर्ट में जाता है तो तारीख पे तारीख वो सुनता रह जाता है, लेकिन उसका वो दिन नहीं आता जिस दिन उसको एक्चुअली में न्याय यानी जस्टिस मिलता है। लेकिन दोस्त, टॉपिक हमारे जॉन रॉल्स की है तो आज की इस टॉपिक में हम जॉन रॉल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो आपका हक है जब वो मिल जाता है तो वही हमारी जस्टिस कहलाती है। इसके बाद कुछ थिंकर्स हैं जिनके व्यूज़ आपको एग्जाम में लिखना होता है। अगर आपने इन थिंकर के व्यूज़ नहीं लिखे तो आपका जो आंसर होगा वो सॉलिड नहीं होगा, टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, मार्क्स काट लेगा आपका। तो चलिए हम थिंकर के व्यूज़ जानते हैं। सबसे पहला है मोरियम के अनुसार। मोरियम यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, समझते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है कि न्याय यानी जस्टिस जो है उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है। यानी जो जस्टिस है ये मान्यताओं और कानूनी लीगल जो प्रोसेस होता है उसका एक मिला जुला एक कह सकते हो कि नियम है या एक के कंसेप्ट है जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती है। मैंने आपको बताया ना, जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हुए हैं और जो बहुत लोग आगे निकल चुके हैं, तो ऐसे में सरकार की एक जिम्मेदारी है कि उन लोगों की वो हेल्प करे जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो राइट्स का वॉयलेंस करके या किसी का हक मार रहा है कोई इंसान तो उसको उचित व्यवहार करके, तभी तो जस्टिस होगी। ये किसके द्वारा कहा गया, ये मोरियम के द्वारा कहा गया। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताने वाला हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दी गई है। तो आप सिंपल तरीके से इन स्लाइड्स को समझ सकते हो कि जस्टिस consists in a system of understandings and procedures through which is accorded what is agreed upon as fair। यानी कि फेयर तरीके से जो उसकी सुविधा है उसको वो मिलनी चाहिए। दैट मीन समझ लो कि उसके साथ जस्टिस हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फेयर तरीके से, और जो भी यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर निष्पक्ष तरीके से उसको मिलना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। तो ये है मोरियम के द्वारा। डी राफेल क्या कहते हैं यहाँ पे, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। यानी कि जस्टिस जो है ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स को और इंडिविजुअल के जो एक, मान लो कि मैं एक इंसान हूँ, जो मेरे राइट्स हैं, मैं कहीं पे जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कोई सा भी रिलीजन्स अडोप्ट कर सकता हूँ, मैं कोई सा भी ऑक्यूपेशन अडोप्ट कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम धंधा कर सकता हूँ। तो मेरी ये इंडिविजुअल राइट्स हो गए। एज वेल एज जब ये मैं कर सकता हूँ दैट मीन्स पूरी सोसाइटी के अंदर ऐसा सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान से पूरी सोसाइटी बनी हुई है। और कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिविजुअल की राइट्स अगर प्रोटेक्ट है एज वेल एज क्या हुआ, सोसाइटी की भी जो राइट्स है, सोसाइटी की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल से ही पूरी सोसाइटी बनती है। ये किसका कहना है, डी राफेल का कहना है। एंड वैन तथा पीटर्स के अनुसार ये क्या कहते हैं, जो न्याय का अर्थ है जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो
तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब तक भेदभाव अगर करना भी है गवर्नमेंट को, अगर भेदभाव कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहे हैं, तो उसका एक उचित कारण हो, उसका एक मेन पर्पस होना चाहिए जो सभी लोग माने भी। इसका एग्जांपल दूं, आज मैं दोस्तों रिजर्वेशन, आज रिजर्वेशन गवर्नमेंट देती है, ST SC, आज OBC भी है, आज EWS भी आ चुका है अब तो भाई। तो इसका उचित कारण दिया जाता है कि इतिहास के अंदर उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, तो एक तबका बहुत पीछा चला गया है और पीछे जाने की वजह से अब उनको भी आगे लेकर आना है ताकि मुख्य धारा में वो आ सके, इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी है। तो यहाँ पे ये जो भेदभाव है ये उचित है, इसलिए कहा है वैन पीटर्स ने, जो भी भेदभाव किया जाता है जब तक उसका उचित कारण नहीं है, जब तक भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही सिंपल में क्या है, जस्टिस है। किसने कहा, ये वैन और पीटर्स के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट JS मिल के द्वारा, इनके बुक है भाई, पुस्तक इनके एक, क्या नाम है इनका, ओन लिबर्टी। ओन लिबर्टी जो कि 1859 में आई थी, और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव जाति की कल्याण अवधारणाओं से संबंधित है। यानी कि अगर व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, उसका वेलफेयर हो रहा है, उसका अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो समझ लो कि उसके पास न्याय है। मानव जाति का कल्याण होने का मतलब उसके साथ जस्टिस हो रहा है। इसलिए जीवन प्रथा प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जस्टिस है एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सालमंड के अनुसार ये क्या कहता है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना होता है। यानी कि अगर सभी व्यक्ति को उसके अपने राइट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आज सभी को फंडामेंटल राइट्स है, समझ लो उसके साथ जस्टिस हो रहा है। और जिस दिन फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेंस हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और कोर्ट में हम इसलिए जाते हैं ताकि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है हमें जस्टिस मिले। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कह रहा है सालमेंट। जो इजी डेफिनेशन है, कम से कम 5 से 6 थिंकर्स के नाम और उनकी स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसके 2 टाइप्स हैं, यानी समझ सकते हो आप कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस। पहला है प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा है तात्विक न्याय, यानी कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। हम एक एक करके समझते हैं कि प्रक्रियात्मक का मतलब क्या होता है और तात्विक का मतलब क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं हम प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। एक ऐसा जस्टिस जो प्रोसीजर पे जोर देता है। प्रोसीजरल जस्टिस सिर्फ इतना कहता है कि जो सोसाइटी के जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और जो प्रॉफिट है, पोस्ट हो गए या ऐसे कोई पद प्रतिष्ठा हो गई या ऐसे सभी वो चीज़ें जो गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा पब्लिक को देनी है, जनता को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि जब ये सभी चीज़ें आवंटन की जाएगी, जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लोगों को, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम जो विधि अपनाई जाएगी, जो मेथड, जो नियम जब फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर जब फॉलो किया जाएगा, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। जो प्रक्रिया होगी वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, अदरवाइज ये जस्टिस नहीं कहलाएगा। ये कहना है जस्टिस यानी कि प्रोसीजरल जस्टिस का। एक एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल में ये लीजिए, मान लीजिए कि क्रिकेट के गेम खेल रहे हैं हम सभी लोग। क्रिकेट का गेम खेलने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि क्रिकेट का गेम हमने खेलना स्टार्ट किया है, तो क्या उसके अंदर हम प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। अब क्रिकेट का गेम खेलने के लिए भाई कि 11 टीम होनी चाहिए, कंपायर होना चाहिए, जो भी नियम होता है उन सभी नियम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हम लूडो खेल रहे हैं भाई, गोटी 6 से खुलेगी या 0 से खुलेगी या 1 से खुलेगी, जो भी हो सकता है यार, ठीक है। हम खो खो खेल रहे हैं, हम जो भी गेम खेलते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हम मान लो कि हमको एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोसीजर का सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका परिणाम से मतलब नहीं होता। बस प्रक्रिया यानी जो प्रोसीजर है ये सही से फॉलो होनी चाहिए। अब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अब एग्ज़ाम हॉल की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सभी टीचर टाइम पे आए, आपको क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप टाइम पे अपना एग्ज़ाम करो, कोई भी चीटिंग ना मारे, ये टीचर की जिम्मेदारी ये देखना। पेपर लीक ना हो, ये टीचर की जिम्मेदारी ये देखना। ये सारी प्रोसीजर है, लेकिन होता क्या है, प्रोसीजर फेल हो जाता है, पेपर लीक हो जाती है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, कभी वहाँ फर्रा कभी यहाँ फर्रा चल रहा होता है, ये चल रहा होता है। इसलिए प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, तभी न्याय होगा, अदरवाइज अन्याय होगा लोगों के साथ। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर लीक होता है तभी तो जाके ट्रेन जला देते हैं दोस्त, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन उनका गुस्सा
ये सामने फूटता है फिर यार। तो यही सिस्टम अब हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप, तो प्रक्रियात्मक न्याय जो है ये प्रोसीजर पे जोर देता है। अब इसके ठीक अपोजिट हम बात करते हैं तात्विक न्याय यानी कि सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जो जस्टिस है ये कहता है कि जो सोसाइटी के जो मूल्यवान वस्तु है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट है, जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी गवर्नमेंट, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देते हैं वितरण पे जोर। किसके ऊपर? वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोसीजर से मतलब कुछ भी नहीं है, बस जो बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए, तभी न्याय यानी कि न्यायपूर्ण बंटवारा, या कह सकते हो कि उसको सब्सटेंटिव जस्टिस कहा जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ एक, मान लीजिए गवर्नमेंट ने सभी स्कूल के अंदर 1,000 रुपये बांटने के लिए दिया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और इस तरीके से एक क्लास के अंदर मान लो 30 बच्चे हैं, तो इस हिसाब से 30,000 रुपये हो गए। तो 30,000 रुपये जो दिया गया है एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर को, और गवर्नमेंट ने जो 1,000 रुपये दिए हैं उसी को टीचर क्या कर रहे हैं, 500 रुपीज़ बांट रहे हैं और 500 रुपये अपने जेब में डाल ले रहे हैं। यानी कि जो 30,000 रुपये दिया गया है उसमें से 15,000 रुपये वो बांट रहे हैं और 15,000 रुपये खा ले रहे हैं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई हम, जो हमारे एरिया के MP यानी विधायक जो होते हैं, या मान लो आप जो संसद होते हैं, अब उनको जो विधायक फंड मिलता है, जो MP को फंड मिलता है, वो फंड इसलिए मिलता है कि आपकी वो एरिया की चकाचौंध बना के रखें, जहाँ पे सड़क पानी की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो उसको जल्द से सॉल्व करें। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होता है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, न्याय तो हो ही नहीं रहा है। वो 70-75 साल से यही चलता आ रहा है। 75वां साल दोस्तों मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2022 के अंदर। अब देखिए भाई ये तो इस तरीके से अब क्या है, ये जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, जो तात्विक न्याय है, वो कहता है कि वितरण ठीक से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है तो न्याय है, अदरवाइज जस्टिस नहीं है। तो प्रोसीजरल क्या, प्रोसीजर पे जोर देता है, प्रोसीजर पे फॉलो करता है कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए सभी जगह पे, तभी जस्टिस होगा। और सब्सटेंटिव जस्टिस यानी कि तात्विक न्याय ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए। प्रोसीजर तो सब गया बाढ़ में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है तो अपने आप ही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। तो ये तरीका है दोनों को समझने का। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं जॉन रॉल्स के द्वारा कौन से जस्टिस के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन फिलोसोफर है, जिसने अपने विचार दिए हैं जस्टिस के ऊपर। अब आप अपने विचार देते हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो पब्लिकली पब्लिश तो नहीं हो जाता। इनके विचार इसलिए पब्लिश हो जाते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक तरीके से, यूनिवर्सल तरीके से सभी लोग फॉलो करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये मायने रखते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसके वजह से आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनका जन्म दोस्त अमेरिका में हुआ, और अमेरिकन ही फिलोसोफर ये कहलाए, और इन्होंने जस्टिस पे अपने प्रिंसिपल दिए हैं। तो जस्टिस के बारे में जिन्होंने कहा है, जिसके वजह से ही जॉन रॉल्स काफ़ी फेमस हुए हैं। जॉन रॉल्स की एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिया है, और इस बुक का नाम क्या है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, जो कि 1971 में आई थी। कब आई थी? 1971 में। और इसी के अंदर इन्होंने अपने पूरे प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब जॉन रॉल्स और हम सभी मिलकर पहले इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल आहिस्ते तरीके से, ताकि सीधा आपके भेजे में घुसे। अभी हम पहले ये समझते हैं कि जॉन रॉल्स यहाँ पे क्या कहते हैं। क्या आपको ये पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या है? क्या आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है? नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, इन तीनों के द्वारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी गई है। और इस थ्योरी का मतलब ये है कि स्टेट, जो राज्य है, इसको भगवान ने नहीं बनाया, इसको इंसानों ने आपस में मिलकर बनाया है और एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों ने मिलकर अपनी जो राइट्स है, जो अपनी जो पावर्स है, वो स्टेट को सौंप दिए। अब स्टेट की जिम्मेदारी है सभी लोगों को रेगुलेट करना, लोगों की सुरक्षित रखना और लोगों की समस्याओं को दूर करना। इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। यानी कि इस स्टेट के बनने से पहले इंसान सभी एक वनवासी की तरीके से रहते थे, प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में रहते थे। और जैसे ही स्टेट बन गया तो एक सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता बन गई। ठीक है, यानी कि स्टेट बनने से पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये हॉब्स, रूसो और किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा। ये इनके द्वारा हो गया।
लेकिन सेम इसी तरीके से जॉन रोल्स के द्वारा मॉडर्न इंडिया, आप समझ लीजिए बिल्कुल ठीक कंटेम्प्रेरी के अंदर, देखो 1971 की बात कर रहा है ये है। और कहाँ जॉन लोग भाई, कहाँ ये आप देखिए कि इन लोग 400-500 साल पुरानी बात है ना। तो इसने कंटेम्प्रेरी टाइम पे इसने अपनी जो थ्योरीज दी उसके अंदर भी इसने कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ नेचर कंडीशन की बात करी। कैसे, चलिए टॉपिक को समझते हैं। जॉन रोल्स कहता है कि ठीक उसी तरीके से हम भी एक मान के चलते हैं कि इंसान एक प्राकृतिक अवस्था में था। एक इमेजिनेशन करो आप भी कि उस टाइम पे हम चलते हैं जब कोई स्टेट नहीं था, ना ही कोई सोसाइटी थी, ना ही कोई सभ्यता था, ना ही कोई सिविलाइजेशन थी। सभी लोग एक प्राकृतिक अवस्था में नेचर के नियमों से बंधे हुए थे और सभी लोग आपस में रहते थे। अब वो कुछ नियम बताते हैं जॉन रोल्स यहाँ पे। सबसे पहला नियम क्या है, उदासीन, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था है, जो स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर इंसान काफ़ी उदासीन था, इनडिफरेंट। इसका उदासीन का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान से मतलब रखता ही नहीं था, कटा सटा था पूरा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई फैमिली नहीं थी, और प्राकृतिक नियमों के अनुसार रहता था, प्रकृति से उतना ही लेता था जितना उसकी नीड है, बस काम खत्म। लेकिन एक इंसान को ये पता था कि उसके लिए क्या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। उसको लिबर्टी चाहिए, उसको राइट चाहिए, है ना, उसको कोई अच्छा सा पोजीशन चाहिए, उसको मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए ताकि उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाई हो सके। तो जॉन रोल्स कहता है कि एक इंसान को ये पता है, उसके अंदर ये बुद्धि है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसके लिए अधिकतम संतुष्टि क्या होगी। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। जंगल में रहने वाले लोग जो प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं वो ये सब चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वो उदासीन है, वो एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या चीज़ सही हो सकता है, क्या चीज़ सही नहीं हो सकता, उसको ये पता है। दो बातें यहाँ पे हो गई है। एंड तीसरी बात क्या कहता है जॉन रोल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनभिज्ञता के पर्दे, यानी कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जॉन रोल्स यहाँ पे कहता है कि इंसान एक पर्दे के पीछे रहता है। मान लो कि ये यहाँ पे एक पर्दा है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है इसको। क्या कहा गया है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे मान लीजिए एक पर्दा है और इस जगह पे इंसान है, तो इंसान को कुछ भी नहीं पता कि इस पर्दे के आगे क्या है, पर्दे के बाद की सोसाइटी बिल्कुल नहीं पता। ऐसे बोलते नहीं है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो पर्दे के पीछे डिसाइड किया जाता है। सेम इसी तरीके से इंसान बिल्कुल ही पर्दे के पीछे है, जिसको जॉन रोल्स कहता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब इंसान बिल्कुल ही पर्दे के उस साइड है, अब उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या है। इसको जॉन रोल्स ने क्या कहा है, मूल अवस्था, ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि एक इंसान की जो ओरिजिनल पोजीशन है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है जब इंसान को कुछ पता ही नहीं था सोसाइटी के बारे में, दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, यानी कि ये जस्टिस वगैरह क्या होता है या किस तरीके से हमारे साथ अन्याय भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उसको ये पता था कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब उसके पास सारे खाने पीने के साधन होंगे, उसको कोई सताएगा नहीं। ये सब नॉर्मली बातें हैं जो उसको इस पर्दे के पीछे सब पता था। ये जस्ट एक इमेजिनेशन कर रहा है, ध्यान रखना जॉन रोल्स, ठीक है, जस्ट एक इमेजिनेशन है। तो ये हो गया थर्ड इसकी बातें, कौन सी, व्हील ऑफ इग्नोरेंस वाली। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्या कहता है, पीपल्स डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। ये कहता है कि लोगों के अलग अलग यहाँ पे हित और योग्यताएं हैं, यानी कि लोग यहाँ पे जो पर्दे के पीछे हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जो कंडीशन है उसके अंदर जो लोगों की जो राइट्स, यानी कि जो लोगों की जो योग्यता है वो सबकी अलग अलग है। वो किसी के पास बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत आगे जा सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है वो, है ना, और किसी के पास कुछ बोंदू हैं, कुछ यहाँ पे ताकतवर हैं तो कुछ कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनके इंटरेस्ट अलग हैं, कुछ लोग अलग चाहते हैं, जिनकी सोच अलग है, जिनकी विचारधाराएं अलग है। यहाँ पे लोग इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इसने बताए जब एक इंसान स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में रहा है, प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है, ठीक है, दुनियादारी से दूर, एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बीवी नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, दुनियादारी सब कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्दे के पीछे इंसान रह रहा है। इसको व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, अब इमेजिनेशन बहुत हो गई है, अब टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है जॉन रोल्स, यहाँ पे कहता है जॉन रोल्स कि न्याय, यानी कि जो जस्टिस है, आखिर ये कब होगी एक इंसान के लिए, ये तब होगी जब वितरण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ का बंटवारा होगा। यहाँ पे कहता है जॉन रोल्स कि इसका संबंध समाज में
यानी सोसाइटी के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो समझ लो जस्टिस है सोसाइटी के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, ये गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे जॉन रॉल्स बताता है कि रॉल्स इन वस्तुओं को मौलिक पदार्थ कहता है। जॉन रॉल्स कहता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसका मतलब है प्राइमरी गुड्स यानी कि मौलिक पदार्थ। अब ये मौलिक पदार्थ क्या है, मौलिक पदार्थ यानी प्राइमरी गुड्स दो टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी गुड्स, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, सबसे पहला है सामाजिक पदार्थ, दैट मीन्स सोशल गुड्स। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं वे पदार्थ जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा डायरेक्टली लोगों को दिए जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी दी जाती है, आपको प्रॉपर्टी मिलती है, वो प्रॉपर्टी इन द सेंस आप समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है वो सारा, ठीक है। आप स्टेट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, ठीक है। भौतिक पदार्थ दी जाती है, आपको राइट्स, लिबर्टी, ये सब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको कहा जाता है सामाजिक पदार्थ, यानी कि स्टेट के द्वारा जो सोसाइटी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर राइट्स वगैरह भी आ जाते हैं, प्लस सैलरीज, प्रॉपर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इसने सोशल गुड्स कहा है, ठीक है, सामाजिक वस्तुएं कहा है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड जो हमारे पास गुड्स है वो क्या है, प्राकृतिक गुड्स, यानी प्राकृतिक पदार्थ कह सकते हो इसको, जिसको हम नेचुरल गुड्स कहते हैं। जैसे आपका हेल्थ जो कि नेचर ने दिया है, हेल्थ आपका स्वस्थ, बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, विजडम, आपकी कल्पना की शक्ति, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी सही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड आपकी कैपेसिटी, आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो क्षमता है वो, ये सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं दिए जाते। ये वो चीज़ है जो आप सभी को प्रभावित जरूर करते हैं, यानी कि आपको नेचर के द्वारा जो दिया गया है उसी के बाद आप अपने आप में खुद से डेवलप करते हो इन सब चीज़ों को। मेन जो यहाँ पे है वो क्या है, सामाजिक पदार्थ यानी सोशल गुड्स। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स देखा यहाँ पे इस जगह पे कि जॉन रॉल्स यहाँ पे कहता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो समझ लो वो जस्टिस है। अब हमने ये समझा कि गुड्स एंड सर्विसेज है क्या, इसका मतलब ये हुआ मौलिक पदार्थ यानी प्राइमरी गुड्स। और प्राइमरी गुड्स भी टू टाइप्स के हैं। पहला है सोशल गुड्स जिसके अंदर आपके राइट्स, लिबर्टी एंड ये गुड्स वो नहीं है पेन, ये दोस्तों ये किताब, ये बुक, ये वाले गुड्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बोतल, पानी, ढक्कन, पंखा, कूलर, इसकी बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। बात मेन हो रही है किसकी, आपकी सैलरीज की, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटीज़ की, फिजिकल गुड्स की एंड राइट्स, लिबर्टी की, ठीक है, जो एक सोसाइटी को स्टेट के द्वारा मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सोशल गुड्स। इसके बाद आता है हमारा नेचुरल गुड्स जो कि हेल्थ, बुद्धि, काल्पनिक चीज़ें जो है जो हमें नेचर ने दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है जॉन रॉल्स कि इनका बंटवारा आखिर होगा कैसे। ये तो बहुत बड़ी हमारे पास चैलेंजेस है भाई, इनका बंटवारा कैसे करें हम। इसलिए यहाँ पे जॉन रॉल्स कहता है इसके लिए हमें क्या करना होगा, जुरिस्डिक्शन बनाना होगा, यानी कि जुडिशरी यहाँ पे होगी, कानून प्रक्रिया होगी, यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज़ किया जाएगा, यानी कि लीगल तरीके से लोगों को इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एंड पद प्रतिष्ठा यानी कि जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें हो जाने के बाद न्याय के दो सिद्धांत देता है। अब यहाँ पे ये बताता है जॉन रॉल्स, जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, यानी कि जब इंसान जो प्राकृतिक अवस्था में आपको बताया ना, जो वो स्टेट ऑफ नेचुरल कंडीशन में था, जब वो वहाँ पे था तो वो इन सब चीज़ों को सोच रहा था कि जब हम इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे तो हमें ये चीज़ चाहिए। अब वो ये चीज़ कौन सी है, जॉन रॉल्स बताता है वो दो चीज़ें हैं। चलिए अब हम जानते हैं। क्लियर है, यहाँ चीज़ आपको समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही जस्टिस है। और गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं गुड्स सर्विसेज, ये हमने देख लिया, वही आपकी प्रॉपर्टी, लिबर्टी, राइट्स, ये सब हमने देख लिया। प्लस इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, लीगल प्रोसेस के द्वारा। अब हम ये देखते हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस से जब बाहर लोग निकलेंगे
तो वो कैसा सोसाइटी चाहते हैं। हम नहीं सोचते हम सुबह उठे तो हमको सब कुछ खाने के लिए मिल जाए, हमें पिज्ज़ा बर्गर रोल मोमोज मिल जाए, है ना, हमारे पास दुनिया की सभी धन दौलत आ जाए, हम तमाम चीज़ें इमेजिनेशन करते हैं। या ना कुछ होता हमें डोरेमोन का वो पॉकेट मिल जाए जहाँ से हम हाथ डाल के खुद ही निकाल लें, हम खुद निकाल लेंगे सब कुछ, ऐसा सोचते हैं हम भी। तो सेम इसी तरीके से लोग वी ऑफ इग्नोरेंस में, यानी जब वो पर्दे के पीछे थे तो उस टाइम भी सोच रहे थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उनको सोसाइटी का ज्ञान था भाई, क्योंकि एक ही टाइम तक वो यहाँ रह सकते हैं। जैसे उनकी नीड बढ़ती चले गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, पूरा एक स्टेट बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, न्याय के 2 नियम देता है जॉन रॉल्स। देखो जो जॉन रॉल्स है उसने ये कहा कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस था, यानी कि जब यहाँ से लोग निकले तो उन्होंने ये सोचा कि हम किस सिचुएशन में या कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे पहला राइट ही बताता है, यानी पहली सुविधा बताता है जो लोगों को मिलना चाहिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस के निकलने के बाद। जॉन रॉल्स क्या कहता है, यही मेन है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। तो न्याय के 2 नियम बताता है यही जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको सही से समझना। पहला पॉइंट क्या बताता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार जो दूसरों के इसी समान अधिकार के अनुरूप हो। जो स्वतंत्रता मुझे मिली हुई है वही सेम स्वतंत्रता इसको भी मिले। इसका मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को लिबर्टी का राइट्स मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाई किसने द्वारा, क्या है दोस्त, जॉन रॉल्स के द्वारा ये फर्स्ट प्रिंसिपल में कहा गया है। क्लियर है यहाँ पे ये। अब सेकंड प्रिंसिपल में क्या कहता है, ये सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, यानी सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर गरीब का जो फासला है, इसको यहाँ पे ये कहना चाहता है ये कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंसेस हैं, इनको 2 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला बताता है ये ए पॉइंट के अंदर कि अवसर की निष्पक्ष समानता के अंतर्गत हम पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति सभी के लिए सुलभ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे इक्वली, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसके पास जो नॉलेज है, जिसके पास जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकता है। पहले तो उसने ये कह दिया, लेकिन दूसरे पॉइंट के इसने अंदर जो कहा, जिसके वजह से जॉन रॉल्स फेमस हो गया। क्या कहा भाई, इसने कहा कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए, कि सोसाइटी में जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम मिलना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका। मान लो दोस्त ये पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं। अब इतने लोगों में से जो इतने लोग हैं बेचारे बहुत गरीब हैं, वो इधर वाले बहुत अमीर हैं, इधर वाले गरीब हैं। लेकिन इसमें भी जो इतने लोग हैं ये और ज़्यादा ही गरीब हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा गरीब, यानी कि पिछड़ों में भी पिछड़े, बैकवर्ड में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, वो इतने लोग हैं। तो जॉन रॉल्स यहाँ पे ये कहता है कि समाज के जो न्यूनतम सुविधा वाले लोग हैं, यानी जिनके पास बिल्कुल मिनिमम है, उनको मैक्सिमम दो। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये जस्टिस है। इसी को कहा जाता है जॉन रॉल्स का भेदमूलक सिद्धांत, रॉल्स डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी। क्लियर है यहाँ पे, आप सभी को समझ में आ गया। तो ये 2 प्रिंसिपल्स पहला हमने देखा, यहाँ पे पहले क्या देखा हमने, प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि लिबर्टी मिलना चाहिए एक इक्वल तरीके से, यानी कि समान तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये था। एंड दूसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्लस जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम देना चाहिए। क्लियर है। सोसाइटी में जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जैसे कि आज हम जो ट्राइबल्स यानी जो एसटी वगैरह एससी जो वगैरह है उनको मैक्सिमम देते हैं ना हम, वैसे ही अब एक डिबेट का इशू है जो हमारे पास रिजर्वेशन है, इसको लोग कहते हैं कि इसको इकोनॉमिक वेस्ट कर देना चाहिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्लीज़ इन पॉइंट्स को देख लेना। ये जो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिख दिया है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। प्लस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ये स्लाइड्स देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं मूल्यांकन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहना चाहता है, वो उसका न्याय सिद्धांत है क्या। टॉपिक ये बहुत बड़ा है,
लेकिन मैं आपको पहले ब्रीफली में समझाना चाहता हूँ और इसकी एक डीपली वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब हम समझते हैं ब्रायन वेरी के अनुसार मूल्यांकन समझ रहे हैं। मूल्यांकन मतलब हम रोल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं इसकी। देखो ब्रायन वेरी ने ये कहकर इसकी आलोचना करी है कि समाज में जो न्यूनतम सुविधा वाले लोग हैं, जिनके पास मिनिमम है, हम उसको ढूंढेंगे कैसे। आज भी होता है ना कि रिजर्वेशन का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, जिनको जेन्युइनली जिनको मिलना चाहिए नहीं मिलता भाई। वही सेम चीज़ यहाँ पे ब्रायन वेरी कह रहा है, जिस तरीके से रोल्स ने कह तो दिया भाई जिसके पास मिनिमम उसको मैक्सिमम दो, लेकिन लोगों को ढूंढेंगे कैसे। जिसके पास मैक्सिमम ऑलरेडी है पहले से, वही इसका फ़ायदा उठा लेंगे भाई। इसलिए जॉन रोल्स की आलोचना की गई भाई, किसके द्वारा, ब्रायन वेरी के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके बाद कौन है, मैकफर्सन। इसने कहा कि अमीर वर्ग से गरीब वर्ग को संपत्ति और धन यानी कि जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके वजह से कहीं ये अमीर जो है ये गरीब ना हो जाए। क्योंकि जो जॉन रोल्स है उसने अपनी जो वेदमूलक सिद्धांत है, उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन वाली उसकी जो पॉलिसी है, उसमें उसने ये कहा कि अमीरों से लो टैक्स, हैवी टैक्स लगाओ और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। तो ये जस्टिस है यहाँ पे। एक वक्त को बांध लेते हैं ठीक है, लेकिन मैकफर्सन कहता है कि अगर हम हैवी टैक्स लगाते जाते हैं, ऐसे में अमीर लोग जो बहुत तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कहीं वो एक्चुअली में जो अमीर हैं वो और गरीब ना बन जाए, तो इसका भी डर बना रहेगा। ये कहा मैकफर्सन ने और ये कह के रोल्स की इसने आलोचना करी है। रॉबर्ट नोजिक, दोस्त रॉबर्ट नोजिक की भी यहाँ पे सिद्धांत पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि रोल्स के सिद्धांत क्रिटिसाइज करके रॉबर्ट नोजिक ने भी जस्टिस की थ्योरी दी है, जो इसने इस सिद्धांत की आलोचना करी है। यानी जो रोल्स का जो भेदमूलक सिद्धांत है, जो भेदभाव वाला थ्योरी है, यही जो बैकवर्ड में सबसे बैकवर्ड है उनको हेल्प करना, उनको मतलब कि मिनिमम को मैक्सिमम देना, इसका मतलब वही है। ठीक है, भेदमूलक सिद्धांत, डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी, इसको रॉबर्ट नोजिक ने इसकी आलोचना करी है। ये कहकर आलोचना करी है कि अगर हम बैकवर्ड में सबसे बैकवर्ड को हम हेल्प देते हैं तो एक्चुअली में वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है, और ना ही उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोसाइटी में, भरी सोसाइटी के अंदर। ये मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये मतलब कि समझ से बाहर है। रॉबर्ट नोजिक ने कह दिया ये तो बिल्कुल समझ से ही बाहर है। और अमीरों से लेकर गरीबों को बांट देना, तो अमीर ने क्या अपने घर में पेड़ लगा रखे, उसने भी तो मेहनत करके ही वो पैसे कमाए हैं, प्रॉपर्टी धन दौलत कमाए हैं। ऐसा कहना गलत है कि अमीरों को लो और गरीबों को सब बांट दो। ये रॉबर्ट नोजिक ने कही है, इस वजह से इसकी आलोचना की गई है। आई होप आपको जॉन रोल्स की न्याय सिद्धांत समझ में आ गई है। इस तरीके से न्याय सभी का एक मौलिक अधिकार है, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है, जिस तरीके से स्लेव्स को एक दास बनाकर उनके साथ ज़बरदस्ती उनको रखा जाता, खरीदा बेचा जाता, एक अमानवीय प्रथा एक हमारे इस धरती पर चल रही थी, जिसको फाइनली ख़त्म किया गया, बट थी सत्य प्रथा जिसे हम देखते हैं। तो ना जाने ऐसे कितने अन्यायपूर्ण काम धरती पे आज भी हो रहे हैं, चाहे वो मानव तस्करी हो, आज बच्चों से जबरन काम करवाना हो गया, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अब छोटे छोटे चीज़ों के लिए अगर हम अपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक अन्याय के दोषी आप भी होंगे। इसलिए न्याय हमारा मूलभूत अधिकार है और न्याय हम लेकर रहेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो इंट्रोडक्शन, थिंकर के डेफिनेशन, उसके बाद मेन मुद्दे को टू द पॉइंट समझाना है, जहाँ पे ज़रूरत हो थोड़ा डायग्राम्स में यूज़ करना है, लास्ट में एवोल्यूशन या क्रिटिसिज्म देना है, कंक्लूजन के बाद टॉपिक को एंड कर देना है। इस टॉपिक के जो नोट्स है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्लाइड्स टेलीग्राम में दे दूंगा आपको, प्लस पेड नोट्स भी है, फ्री नोट्स भी है, जिसमें भी चाहो आप लेके इसका मजा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया मैंने आप सभी को। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स की मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक जो दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस को देख लेना। जय हिंद, जय भारत।